हेलो नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर मैथ के पीवाईक्यूज या जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनका अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, सारी चीजें इस वीडियो में या जो हमारी इस सीरीज के वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करते हैं। तो आज इसका 7वां पार्ट है, 7वां लेक्चर है। मेक श्योर आप सारे पिछले लेक्चर्स 6 लेक्चर्स देख लें, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस में कुछ चीजें जो मैं बहुत ही जल्दी समझा दूंगा आप समझ पाएं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत कुछ सीखने को है इस वीडियो में भी। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, टेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 5। तो आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू आपको 5 दी हुई है। तो sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 5 आपका इस साइड आ जाएगा, 1/5। sec प्लस टेन इक्वल्स टू 5, sec माइनस टेन इक्वल्स टू 1/5। अब आपसे क्या पूछा है कि टेन की वैल्यू क्या होगी? टेन ये है। अगर मैं इस इक्वेशन से ये दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर दूं तो आपके टेन की वैल्यू निकल आएगी। माइनस करता हूं तो यहाँ पर साइन अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट, और ये कट जाएंगे। टेन टेन हो जाएगा 210। 5 - 1/5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 24/5। 2 से 24 चला जाएगा 12 बार, तो 12/5 आपका सही आंसर यहाँ से निकल आएगा। अगला सवाल है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। जैसे ये है पुलिस आपकी और ये है आपका चोर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 600 मीटर है। अब आपसे कहा गया है कि चोर की स्पीड 10 है और चोर की स्पीड 8 है, पुलिस वाले की स्पीड 10 है, और कितनी देर बाद ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा, ये टाइम आपसे पूछा है। कैसे निकालेंगे? देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। सेम डायरेक्शन में आपको पता है कि स्पीड घटती है, दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे हम, और वो घट कर आएगी, मतलब 10 में से 8 जाएगा, तो ये रिलेटिव स्पीड आपकी निकल आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो कितनी देर में पकड़ लेगा? देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी और चोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर। अब अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या होता है? डिस्टेंस ऑन स्पीड, स्पीड कितनी है? तो अब देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब या तो आप इसको 2 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, या ऊपर जो आपका 600 मीटर है इसको किलोमीटर में बदल लो। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस दो को किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देता हूँ। 2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा। टाइम आपका घंटे में निकलेगा, लेकिन सवाल में कहा है कि मिनट में निकालना है, तो मिनट के लिए यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 2 और एक 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ऊपर आएगा 36/2, तो ये आ जाएगा 18। 18 मिनट आपका सही आंसर होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर 10% की छूट और 20% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीपी अपॉन एमपी, यानी कि क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य, इनका जो रेशियो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन ट्रेड प्लस प्रॉफिट, ये होता है, प्रॉफिट परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट आपका 10% है, तो ये 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट, तो ये 120 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3/30 से काटेंगे 3/4। ठीक है, ये आपका सही आंसर। एक बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। आपको आयतन निकालना है। बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। इसी 2 पाई आर एच की वैल्यू 3168 दी हुई है, और आयतन आपसे पूछा है, तो वैल्यू रखेंगे 2 इंटू
पाई यानी कि 22/7 आर आप यहां से निकालेंगे। एच की वैल्यू दी है आपको 48 इक्वल्स टू, अब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3168 × 7 अपॉन 2 × 22 × 48। तो यहाँ पर रखेंगे पाई की वैल्यू, पहले तो 22/7 रख देंगे। आर स्क्वायर मतलब ये आपको 2 बार रखना पड़ेगा, तो 48 2 टाइम्स, ठीक है। और एच आपका कितना है, 48, आपने 48 यहाँ पर रख दिया। अब इसको काटना है, सॉल्व करना है, तो ये 22/7 से ये 7/22 कट जाएगा, ठीक है। 48 से ये 48 कट जाएगा, और अब यहाँ पर देखना है कि ये कितनी बार डिविजिबल होगा। 8 1 9 6 3 9, तो ये 3168 जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो 11 से इसको 2 बार काट लेंगे, और यहाँ पर 11 दूनी 22, 9 6 88, 288 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर 3168 में एक 11 आपका बचा रहेगा, तो अब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो 11 से डिविजिबल, 11 से कितने ऑप्शंस आपके डिविजिबल हैं। पहले तो 4 और 2 6, 5 और 4 9, 9 और 6 के बीच का डिफरेंस 3, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 5 4 9, 5 4 9, 9 और 9 के बीच का डिफरेंस 0, ये आपका 11 से डिविजिबल हो सकता है, तो ये आपका एक आंसर बन सकता है। 6 4 10, 5 4 9, डिफरेंस आएगा 10 और 9 का 1, ये आपका आंसर नहीं होगा। 6 2 8 और 1 9, और 6 3 9, ये भी आपका एक आंसर बन सकता है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में से आपका कुछ आंसर हो सकता है, लेकिन अभी इस चीज की श्योरिटी है नहीं, ठीक है। ये यूनिट डिजिट से हम लोग निकालेंगे। अब 2 से ये चला जाएगा 100, 288, 144 बार। अब 48 का, 48 से 144 जाएगा 3 बार, ठीक है। और ये 4 है, 2 2 4, 4 से अगर हम यहाँ पर इसको काटें तो 4 7 28, 3 6, ये आ जाएगा 792। अब यूनिट डिजिट आप देखिए, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। यूनिट डिजिट आप देखेंगे, 2 7 14, और 14 तिया 42, मतलब कि लास्ट में आपको 2 मिलना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो सिर्फ एक ऑप्शन चौथा आपका, जिसमें लास्ट में 2 है, वही आपका सही आंसर हो। आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए। एबीसी में बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक, मतलब इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, कोण समद्विभाजक हैं, वो ऊपर आकर यहाँ पर मिल जाते हैं। बी ए सी आपको 72 डिग्री दिया है, और बी ओ सी आपसे पूछा है, मतलब इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी है। तो बी ओ सी की वैल्यू होती है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब इस एंगल का आधा प्लस 90। तो 90 प्लस 36 करेंगे तो 126 आपका आंसर। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और 10 से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 20% में अगर उसको 10 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। जैक को 35% मिले और 20 अंक उसके अधिक थे, अगर उससे 20 अंक मैं छीन लूं तो वो भी बिल्कुल जिस पॉइंट पे पास होना है उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। 15 और 20 और 35 के बीच का डिफरेंस 15% आएगा, और ये यहाँ पर आकर 20 है, जो ये यहाँ पर आकर 10 में ऐड होगा तो ये 30 है। 1% की वैल्यू आ गई आपकी 2। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब आपको अब ये निकालना है कि कितने परसेंट अंकों में वो पास हो जाता। तो देखिए, यहाँ पर ये 10 है, जैसे इस 10 को हमें परसेंट में लिखना है। तो 2% की वैल्यू 1 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5%। इसकी जगह हम 5% लिख सकते हैं, मतलब 20 और 5, 25% में कोई भी इंसान पास हो जाएगा।
आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 1% की वैल्यू 2 है, तो इस 20 की वैल्यू निकाल लो, दोनों में एक एक जीरो लगा दो, तो 35% माइनस 10%, यहां पर भी आपका 25% ही निकल के आएगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें आपको वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जब भी तीन वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल, जैसे यहाँ पर पी क्यू और आर आपके तीन वेरिएबल्स हैं, तो आप किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे इस सवाल में मैं रख के दिखाता हूँ, बाकी एक सेशन इस पर भी मैं लाऊंगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, क्यू और आर की वैल्यू मैं जीरो रख लेता हूँ, या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पर जीरो रखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरा सवाल इससे आसान हो जाए। क्यू और आर की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो ऊपर आपका पी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आर जीरो क्यू जीरो, तो यहाँ नीचे भी आपको पी स्क्वायर ही मिलेगा, माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू जीरो और आर स्क्वायर की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस में पी स्क्वायर ऑन क्यू और आर हमने जीरो कर दिए, तो यहाँ पर नीचे प्लस में पी स्क्वायर मिल गया, प्लस आर जीरो क्यू जीरो, तो यहाँ पर आपको माइनस में पी स्क्वायर मिल जाएगा, ऑन ये पूरा जीरो हो गया, तो ये माइनस पी स्क्वायर यहाँ पर आपको नीचे भी मिलेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस ये चले जाएंगे, ये आपको प्लस वन दे देगा, ये आपको माइनस वन दे देगा, ये आपको प्लस वन दे देगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो प्लस वन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन अगर आप देखकर डर जाएंगे तो ये सवाल आपसे सॉल्व होगा नहीं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड मतलब ये होता है, जैसे ये हो गया वृत्त आपका, इसमें कोई इस तरीके से त्रिज्यखंड ले लिया, और इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या है 28, संगत चाप की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई आपसे पूछी है, ये जो चाप लगा हुआ है इसकी लंबाई आपसे पूछी है। अब देखिए, अगर 360 डिग्री हो, मतलब पूरा वृत्त, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये एंगल पता नहीं है, तो निकाल लेंगे। अगर थीटा एंगल होता तो कितना होता है इसका क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, यही निकल के आता। अगर थीटा एंगल पे निकालेंगे हम, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छा, चाप की लंबाई है, उसके लिए भी हम लोग अभी से इक्वेशन बना के रख लेते हैं। 360 डिग्री पे जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो थीटा पे कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, यही होगी ना। अब क्या दिया गया है, हाँ, इस क्षेत्रफल की वैल्यू आपको 112 दी हुई है, ये जो आपका क्षेत्रफल निकल रहा था, और त्रिज्या दी हुई है 28, मतलब कि अलग से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मैं वैल्यू रख रहा हूँ, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या है आपकी 28 इंटू थीटा ऑन 360 इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस चाप की लंबाई, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर पूछी है, तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थोड़ा सा काट लीजिए, 7 चौके 28, चार से अभी नहीं काटते हैं, मुझे लगता है ये आगे जाकर ना आपका हो सकता है कट जाए। जैसे यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहीं पर सीधे हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, रखते हैं, 2 इंटू 22/7, अच्छा ये मैं मिटा देता हूँ सर्कल, नहीं तो जगह अपने पास बचेगी नहीं, यहाँ ले, देखिए 2 इंटू पाई, यानी कि 22/7 इंटू आर, 28 दिया हुआ है आपको, ऑन 360। अब थीटा की वैल्यू हमें रखनी है, थीटा की वैल्यू ये यहाँ से इस इक्वेशन से आप निकालेंगे, मैं सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ,
112 इंटू 7 इंटू ये 360 उस साइड जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसका, अपॉन 22 इंटू 28 इंटू 28, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो 22/7 से ये पाई कट जाएगा, इस 28 से ये 28 कट जाएगा, इस 360 से ये 360 कट जाएगा, 28 से ये 112 4 बार कट जाएगा, तो आपका जो चाप की लंबाई है 2 इन 4 यानी कि 8 आ जाए। आसान सा सवाल था, बस इतना समझाने के लिए मैंने इतना यहाँ पर लिख दिया है। एक 6-8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाया जाता है और एक ठोस गोले में बदला जाता है। तो इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, इस केस में अगर आप 3 गोले पिघलाकर एक गोला बना रहे हैं, तो सब इन तीनों का आयतन उस एक गोले के आयतन के बराबर होगा। आयतन के लिए क्या करता है? 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 1 का तीनों का आयतन निकाल लेंगे, 4/3 पाई। हालांकि 4/3 पाई कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। आगे से जब आप लोग सवाल सॉल्व करेंगे इस टाइप के, तो 4/3 पाई बार बार नहीं लिखेंगे। इक्वल्स टू 4/3 पाई, और जो नया गोला बनेगा उसकी त्रिज्या मैं आर मान लेता हूँ, उसका क्यूब। अब ये देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, अगली बार से आपको लिखने की जरूरत है नहीं। 8 का क्यूब 512, ये 216 और 1, 512 216 और 1। अब इक्वल्स टू आर क्यूब। अब 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, त्रिज्या निकल आई आपकी। 9 और 17 की दो क्रमिक छूटों के अनुरूप समतुल्य छूट प्रतिशत कितना है? इसके लिए आपको अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर आप 100 मान के करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। 9 प्लस 17 माइनस 9 इंटू 17/100, तो 17 9 153 आता है, मतलब 1.53 आ जाएगा। 26 में से 1.53 अगर घटाएंगे तो 24.47, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन है 40। एक विद्यार्थी छोड़ देता है, मतलब अब लोग बचे 14 और औसत वजन हो गया आपका 39.5। छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन कितना है? देखिए, इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पहले टोटल वेट निकाल लें 15 इंटू 40, फिर बाद का टोटल वेट 14 इंटू 39.5, और दोनों के बीच का अंतर ले लें, तो यहाँ से आपका जो छोड़ने वाला विद्यार्थी है उसका वजन निकल आएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। 40 में से 39.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब आपको इस 15 को इस 0.5 से और इस 1 को इस 39.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को ऐड कर देना है। 15 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा, प्लस 39.5, तो 39 8 47 किलोग्राम, 47 किलोग्राम वजन आ जाएगा। कॉट ए माइनस बी इक्वल टू ये आपको दिया, और कॉट 15 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ए की जगह आपको 45 रखना है और बी की जगह आपको 30 रखना है। 15 आ जाएगा, तो कॉट ए मतलब कॉट 45 एक आ जाएगा। यहाँ पर मैं कॉट 45 रखता हूँ तो एक हो गई उसकी वैल्यू। कॉट बी मतलब कि कॉट 30, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 + 1 ऑन कॉट बी की वैल्यू √3 - 1, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, बट ये तो आपका कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब √3 + 1 का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3। यहाँ मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, अपॉन ए, यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 में से एक जाएगा, आ जाएगा। ऊपर हो गया 4 प्लस 2 √3, 4 + 2 √3/2, तो ये जब 2 से काटेंगे तो 2 + √3 आपका आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। सेक थीटा की वैल्यू आपको 4/3 दी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो
tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? sec स्क्वायर थीटा -1। sec की वैल्यू 4/3 है, sec स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/9 -1। ये आ गई आपकी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/9 आ गई, तो हम रख देते हैं। tan स्क्वायर 7/9 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर होगा 10 की पावर 4, यहाँ 7/9 का स्क्वायर 49/81। ठीक है, अब इंटू 9 यहाँ कर लेते हैं, इंटू 9 यहाँ कर लेते हैं। 63 और 49, 63 और 49 का मतलब है कि लास्ट में आपको 2 मिलना चाहिए, इसी ऑप्शन में है, क्योंकि 81 तो सब में नीचे ही है। 32 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 18.5 है। 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया, मतलब 28 छात्र बचे, तो औसत घटकर 15.5 हो गया। सेम ऐसा सवाल मैंने अभी कराया है, यहाँ पर आप फिर से देखिए कितना आसान हो जाता है इस तरीके से। 18.5 से 15.5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और ये तो आपका 4 है ही। आपको इस 4 का इसमें गुणा करना है, इस 32 का इसमें गुणा करना है। 32 का 3 में गुणा करेंगे 96 आएगा, और 15.5 का 4 में गुणा करने के लिए पहले 15 गुणा 4 में कर देंगे 60, और 0.5 का गुणा 4 में करेंगे तो 2, 60 और 2 62। ये कितना आ जाएगा? 158। अब आपसे इनका एवरेज पूछा है, तो 4 लोग हैं, एवरेज के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 3 8, 4 नंबर 36, 39 पॉइंट समथिंग आपका एक ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो। ए प्लस बी इक्वल्स टू 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बी ए बी सी इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ए बी बी सी सी ए इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसके लिए आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखेंगे 12, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144। इसकी वैल्यू आपको 50 दी हुई है, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपका मान लेता हूं मैं एक्स, ए बी प्लस बी सी प्लस सी को एक्स मान लिया, मत लिखे नहीं लिखेंगे। तो ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 94/2 यानी कि 47। ठीक है, तो x यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई आपकी 47। अब इस फॉर्मूले में हम लोगों को इस वैल्यू को रखना है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 12, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 50, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू कितनी है? 47। 50 माइनस 47 3, और 12 × 3 आपका आ जाएगा 36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दो वृत्त P एक दूसरे को दो वृत्त P पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इस तरीके से कोई दो वृत्त है, ये हो गया, और ये मान लेते हैं ये यहाँ पर P पर स्पर्श कर रहे हैं। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ये कोई ए बी एक स्पर्श रेखा होगी। ए और बी स्पर्श बिंदु है। पी ए बी आपको 65 दिया है। पी ए बी, ये वाला एंगल आपको 65 दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री होता है। ये अगर 90 है तो एक ये त्रिभुज हो गया, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 90 है, ये 65 है, तो 90 माइनस 65 अगर हम कर दें, ये आ जाएगा 25। ये 25 डिग्री आपका सही आंसर। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है। तो आपसे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं पहले। 8 × 8 × 16, मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है? ए बी सी, मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल। तो ये हो गया।
ये घन के आयतन का दोगुना है, मतलब अगर इसका आधा कर दें तो घन का आयतन निकल आएगा। कर दिया आधा, 2 से चला जाएगा 8 बार, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ये घन का आयतन है। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो ये 8 का क्यूब आपको सामने दिख रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, यानी कि घन की भुजा 8 हो गई। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वो होता है आपका 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 8 इंटू 8, 8 अट्ठे 64, 64 इंटू है 24, 384, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं। आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर पुट करना है, वहां पर कमेंट कर देना और आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो मुझे, या आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम ज्यादा करना हो तो बताइएगा। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।